आज अपन पढ़ेंगे आतुर परीक्षा विधि। आतुर मतलब रोगी। आतुर परीक्षा, हाँ कर दो। चिकित्सक व परिचारक का कर्तव्य होता है कि वह अपने उदार एवं मृदुल व्यवहार से के द्वारा साथ आत्मीयता का भाव स्थापित कर ले तथा धीरे धीरे विश्वास पात्र बन जाए। जब तक उसका रोगी के साथ निकटतम संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक परीक्षा के द्वारा कोई विशेष कार्य सिद्ध नहीं होगी। उसके साथ में आत्मीयता होनी जरूरी है तथा रोगी अनजान व्यक्ति के सम्मुख अपनी अंतरंग बात को बताने में संकोच अनुभव करता है। उसके साथ में घुल मिल जाओ स्नेह से, तो कोई भी बात अंदर की है तो वो अपनी बता देगा, और अगर आप थोड़ा सा अलग से व्यवहार रखोगे तो वो अंदर की बात नहीं बता पाएगा। अतः रोगी से निम्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। चिकित्सक व परिचारक का व्यवहार सहानुभूति व दया से पूर्ण होना चाहिए। सहानुभूति मानवीय गुण है, इसके लिए रोगी की अंतरात्मा में प्रविष्ट होकर उसके वेदना का यथार्थ स्वरूप जानने में भी सहायता मिलेगी। मृदुभाषी व सहृदय सज्जनों से पीड़ितजन ने अपने रोग की व्यथा को विस्तार से कहते हैं, क्योंकि उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही लोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। रोगी के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार न करने से वह उसकी वेदना का सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। रोगी के बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत से रोगी अपनी व्यथा को अति संक्षिप्त रूप में बताते हैं तथा आवश्यक बातों को भी प्रकट नहीं करते, तथा कुछ रोगी अनावश्यक बात को बताने में अधिक समय लेते हैं। अतः इन सभी रोगियों के बातों को समान रूप से सुनना चाहिए। इन सभी रोगियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। यदि रोगी की बातें पूरी नहीं सुनी जाए तो उसमें चिकित्सक के व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ता, तथा वह यह सोचता है कि जब चिकित्सक द्वारा मेरी बात नहीं सुनी गई तो मेरी वेदना का ज्ञान कैसे होगा, तथा मेरी श्रेष्ठ चिकित्सा किस प्रकार होगी। यह चिकित्सक के हृदय में सहानुभूति की हीनता प्रकट करती है तथा रोगी के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करता है, जिससे दोनों के बीच विश्वास स्थापित नहीं हो पाता। यह चिकित्सक की योग्यता के अनुभव पर निर्भर होता है कि वह रोगी की पूरी बात सुन लेने के बाद आवश्यक तथ्यों के आधार पर रोग परीक्षा में उनका उपयोग करें। प्रश्न रोगी की भाषा में होना चाहिए, या कि प्रश्न रोगी की भाषा में होना चाहिए जिनसे वह उसका अभिप्राय ठीक प्रकार से समझ सके। अभी आपा इंग्लिश में बोलांगा, वो अगलो मारवाड़ी में बोलने लग रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी भाषा को पहले सुने और उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करें। किसी बात को बार बार पूछ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके चिकित्सक को अपेक्षा भाव प्रदर्शित करता है। रोगी को व्यक्ति की इतिवृत्त व रोग इतिवृत्त बताने के लिए उत्साहित करना चाहिए, जिसका उत्तर उसी के शब्दों में लिखना चाहिए, न कि वैज्ञानिक शब्दों में। ठीक है, अनुवाद करके, क्योंकि चिकित्सक का उद्देश्य यह रहना चाहिए कि रोग के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। जननेंद्रिय विषयक रोगों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रश्न नहीं करना चाहिए। कोई मतलब गुप्त रोग हो ना, तो उसको अन्य व्यक्ति के साथ सामने प्रश्न नहीं करना चाहिए। यक्ष्मा, कैंसर आदि के बारे में पारिवारिक इतिवृत्त के लिए ऐसे रोगियों से प्रश्न नहीं करना चाहिए जिनमें इन रोगों का संदेह हो, बीमारी शक हो जाए। प्रश्न क्रमबद्ध ढंग से पूछना चाहिए, उसी क्रम में रोगी का उत्तरों का उल्लेख करना चाहिए। दर्शन परीक्षा, हाँ ये दो प्रश्न परीक्षा है। अब आएगा दर्शन परीक्षा। दर्शन परीक्षा के द्वारा रोगी के उदर, वक्ष, मुख, आंख आदि अंग प्रत्यंग की आकृति, क्रिया, वर्ण का अज्ञान होना, इससे रोग के विशिष्ट रूप का भी ज्ञान होता है, तथा उदर की विस्तृति, क्रियाहीनता को देखकर जलोदर, एसाइटिस, उदर कला,
शोथ, पेरिटोनिटाइटिस, आद्यमान, डिस्टेंशन आदि का अनुमान हो जाता है। नाभि परिवर्ती जलोदर की निश्चयात्मक जन कार्डियन साइन है। केवल उदर विस्तृति के उदर अनेक रोगों का संदेह होने पर अन्य उपदवाओं से विशिष्ट रोग का निश्चय हो जाता है। वक्ष प्रदेश की, वक्ष किसको कहते हैं? छाती के भाग को। वक्ष प्रदेश की विस्तृति तथा क्रियाहीनता के दर्शन से पुरस्तोय, हाइड्रोथोरक्स तथा उरपुए साइकोथोरक्स का अनुमान किया जाता है। मुख की आकृतियां तथा नेत्रगत असामान्य परिवर्तन के आधार पर रोग विशेष का ज्ञान हो जाता है। नेत्रों का पीला वर्ण रहने से कामला, मुख विकृति से आक्षेप का ज्ञान किया जाता है। रोगी के हाथ पैरों के आक्षेप, धनुषाकार होना, धनुष स्तंभ, टिटनेस, ठीक है, का सूचक है। इसके लिए अतिरिक्त सूक्ष्म वस्तुओं की जो परीक्षा अणुवीक्षण यंत्र माइक्रोस्कोप की सहायता से भी की जाती है, उसका भी अंतर्भाव दर्शन परीक्षा में किया जाता है। शरीर के आभ्यंतर अंगों की परीक्षा एक्सरे, सोनोग्राफी किया जाना भी दर्शन परीक्षा का भी अंग है। चक्षु इंद्रिय से केवल या किसी उपकरण के विशेष की सहायता से जो भी परीक्षा होती है वह दर्शन परीक्षा इंस्पेक्शन कहलाती है। दर्शन परीक्षा द्वारा निम्नलिखित भावों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दर्शन परीक्षा से क्या भाव क्या कैसे करते हैं? उपचय, अपचय, गलानी, हर्ष, रोक्ष, स्नेह, वर्ण, संस्थान, प्रमाण, छाया, शरीर के अंगों के प्राकृतिक व वैकृतिक भाव, वैकारिक भाव। स्पर्शन, अब स्पर्शन परीक्षा आती है। स्पर्शन परीक्षा के द्वारा विकृत स्थान की सीमा, मृदुता, कठिनता, स्पर्श सहायता, जल पूर्णता, अंगों की असामान्य वृद्धि, स्थान विच्युति, अस्थिभंगता तथा शारीरिक तापक्रम का ज्ञान किया जाता है। स्पर्शन परीक्षा के लिए रोगी के शरीर को हाथ से स्पर्श करना चाहिए। हाथ का तापक्रम समशीतोष्ण होना चाहिए। हाथ के अत्यधिक शीत होने से उदरगत पेशियां कड़ी हो जाती है, जिससे कोष्ठांगों की परीक्षा समक प्रकार से नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त रुक्षता, स्निग्धता आदि भावों के दृष्टिकोण से भी हाथ का तापक्रम परीक्षित होना चाहिए, जिससे शारीरिक भावों का सम्यक परिज्ञान हो सके। स्पर्शन परीक्षा के द्वारा निम्नलिखित भावों की परीक्षा की जाती है, जैसे शीत उष्णता, स्निग्धता, स्विनता, अश्विनता, गुरुता, लघुता, सुप्तता, अशुप्तता, भावता, अभावता, खरता, सुलक्षणता, सतप्तता, अवंतनता, उन्नतता, सशुलता, निशुलता, स्थिरता, अस्थिरता, मृदुता, कठिनता, स्पंदता, अस्पंदता, पृथुता, अवृतता, घनता, द्रवता, ये मतलब उसके स्पर्शन के द्वारा है। ताप मापक यंत्र है थर्मामीटर से। इस थर्मामीटर से शरीर के ताप की जो परीक्षा की जाती है वह भी स्पर्शन परीक्षा में है। श्रवण परीक्षा, श्रोतेंद्रिय के द्वारा शरीर से भावों की जो परीक्षा की जाती है वह श्रवण परीक्षा कहलाती है। रोगी के शरीर में कुछ ऐसे शब्द व्यक्त होते हैं जिनकी प्रतीति यंत्र सहायता के बिना ही स्वतः श्रोतेंद्रिय से हो जाती है। इन्हें स्वतः गम्य कहते हैं। तथा अंतरकुजन, संधि, स्फुटन आदि। इसके अतिरिक्त शरीर के कुछ भीतरी अंगों यथा हृदय, फुफ्स आदि में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका ग्रहण श्रवण यंत्र स्टेथोस्कोप की सहायता से होता है। इन्हें यंत्रगम्य कहते हैं। इस यंत्र की सहायता से रोगी में हृदय प्रदेश की विशिष्ट ध्वनियों तथा फुफ्स के विशिष्ट ध्वनियां का ज्ञान होता है। ये ध्वनियां रोग विशेष के ज्ञापक होने से उनके लक्षण कहलाती है एवं सामान्य निदान तथा आम बात में तथा फिरंग का ज्ञान कराती है। अतः इसे लक्षण व व्याधि विनिश्चय में सहायता समझना चाहिए। प्राचीन काल में श्रवण यंत्र स्टेथोस्कोप का आविष्कार न होने से केवल श्रोत्र इंद्रिय द्वारा उदरगत तथा विशिष्ट शब्दों का श्रवण किया जाता था। प्राचीन काल में ये स्टेथोस्कोप नहीं था तो कानों के द्वारा सुना जाता था, मतलब जैसे छाती पे कान रख करके उसके सुनाई देते थे। अच्छा, श्रवण परीक्षा के निम्नलिखित परिपक्ष भाव है। अंतरकुजन, संधि स्फुटन, स्फुटन, स्वर विशेष, घुर घुर, कंठस्कुजन, फुफ्स से हृदय आदि रंगों की ध्वनि विशेष। अंगुली ताड़न या ठेपन
यह स्पर्शन व यंत्र रहित श्रवण का सम्मिलित रूप है। अंगुली ताड़न से ताड़न मान अंग की प्रकृति के अनुसार विभिन्न धमनियां उत्पन्न होती है। इन धमनियों की प्रकृति के अनुसार ही रोगों की स्वस्थता विशिष्ट रोग तथा निदान का भी ज्ञान होता है। फुफ्फुसगत व उदरगत रोगों के ज्ञान में यह विशेष सहायक होती है। पेट में जिया आफरो आ रहे हैं या पानी की शिकायत है तो उसके ऊपर अंगुली से ठेपन करेंगे अपन। ठेपन से मालूम पड़ जाएगा कि अभी इसके अंदर उदर में पानी है या वैसी गैस है। इसे आकोठन परीक्षा, ठेपन परीक्षा या आहनन परीक्षा भी कहा जाता है। इसमें अंगुलियों से आघात करके शरीर को धातुओं में कृत्रिम तरंगें उत्पन्न की जाती है। बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली को धातुओं के संपर्क में रखा जाता है। इसे अकोष्ठित अंगुली कहते हैं। इस अंगुली के द्वितीय प्रव पर दाहिने हाथ की तर्जनी जिसे अकोठ अंगुली कहते हैं के द्वारा आघात किया जाता है। इस क्रिया में यह ध्यान रखना चाहिए कि आघात करते समय अकोठक अंगुली अकोठित अंगुली पर समकोण में रहें तथा आघात मणिबंध से ही होना चाहिए। कर्पूर, एल्बो जॉइंट तथा अंशफलक संधि शोल्डर जॉइंट की गति आवश्यक नहीं है। उत्तान धातु या अंग की आकोटन परीक्षा में आघात हल्का होना चाहिए, किंतु गंभीर अंग परीक्षा के लिए गुरु आघात होना चाहिए। अंगुली ताड़न परीक्षा से प्रतीत विशिष्ट या धमनियां कैसी होती है? शोषित ध्वनि। शरीर के जिन अंगों में वायु भरी रहती है उसमें यह ध्वनि निकलती है। फुफ्फुस के वायु कोशों में वायु भरी रहने के कारण फुफ्फुस से संबंधित यही ध्वनि आती है। अति शोषित ध्वनि। फुफ्फुस के वायु कोशों में अधिक वायु भरी रहने के कारण यह ध्वनि विकृत रूप से मिलती है। आद्यमात ध्वनि। अमाशय, आंत्र आदि अंगों में अत्यधिक मात्रा में वायु भरे रहने के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि को आद्यमात ध्वनि कहते हैं। आद्यमात किसको कहते हैं? आफरे को। मंद ध्वनि। यकृत, हृदय आदि ठोस अंगों से आकोठन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को मंद ध्वनि कहते हैं। अति मंद तथा उदान ध्वनि। जब अंगों की ध्वनि कम सुनाई पड़े तो उसे अति मंद ध्वनि कहते हैं। यह मंद ध्वनि जब अधिक बुढ़ी हुई मिलती है तो उसे अति मंद ध्वनि कहते हैं। रोगी की शारीरिक परीक्षा। रोगी की शारीरिक परीक्षा। शरीर की वृद्धि व विकास जीवन की महत्वपूर्ण शारीरिक क्रिया है। आहार से शरीर का पोषण व वर्धन होता है। भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यह क्रिया चलती रहती है। गर्भस्थ शिशु का भ्रूणावस्था में ही शारीरिक, मानसिक, नाड़ीजन्य विकास प्रारंभ हो जाता है। पेट में बच्चा होता है ना, उससे ही शुरू हो जाता है। ये प्रत्येक परिचारक को भली भांति वृद्धि एवं विकास क्रम का ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक वृद्धि मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई, भार, अंग विशेष की माप को प्रदर्शित करती है तथा इन्हीं की परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि रोगी की प्राकृतिक वृद्धि व विकास है या अप्राकृतिक। मनुष्य की शारीरिक ऊंचाई या लंबाई निम्न प्रकार से मापी जाती है। ऊंचाई। उत्पत्ति के समय शिशु की प्राय लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। उत्पत्ति के समय मतलब जब वो उत्पन्न होता है ना, जब 50 सेंटीमीटर होती है तथा वर्ष के अंत तक लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। द्वितीय वर्ष में अंत में 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग, और वृद्धि 83 से 87 सेंटीमीटर हो जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष की वय में प्रति वर्ष 6 से 8 सेंटीमीटर वृद्धि होती है। बालिकाओं में 10 वर्ष की वय तक यह क्रम चलता है। 10 से 12 वर्ष के उपरांत कोई निश्चित रूप से क्रम नहीं है। फिर वो कितने वर्ष का कोई क्रम नहीं है उसका, क्योंकि 12 वर्ष तक की लंबाई का अत्यधिक भाग बालक प्राप्त कर लेता है। 12 वर्ष तक हो नहीं तो जितनी ऊंचाई होनी चाहिए इतनी हो जाएगी, फिर उसके बाद में कम होती है। भाई कोई ठिगड़ा रह जाता है, कोई लंबा हो जाता है, तो 12 वर्ष तक की ऊंचाई मानने हैं अपन। शेष भाग विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार होती है। फिर अनुकूल प्रत्येक बालक में विभिन्न क्रम से 12 से 18 वर्ष के वय के अंदर लंबाई की वृद्धि होती है। 12 से 18 वर्ष के बीच के में जो लंबाई होनी है नहीं, इतनी हो जाएगी। इसके बाद वह वृद्धि रुक जाती है। 18 साल बाद में आदमी की या कोई भी औरत की लंबाई है वो नहीं बढ़ेगी। शिशुओं की लंबाई नापने के लिए का प्रयोग किया जाता है। टेबल वेइंग मशीन में यह स्केल लगा रहता है। बड़े शिशुओं के वयस्कों की ऊंचाई नापने के लिए
का प्रयोग किया जाता है। प्राय लंबाई की माप के लिए सर्वमान्य सिद्धांत नीचे दिया गया है। अब जन्म के समय लंबाई 50 सेंटीमीटर, 1 वर्ष पूर्ण होने पर 75 सेंटीमीटर, 2 वर्ष से 14 वर्ष तक लंबाई है, वही वर्षों में गुणा में 2.5 है, 30 का इंटू 2.5 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई इंचाई में। ये देख लेना थोड़ा सा। भार, शिशु का जन्म के समय भार 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम तक होता है। जन्म के 3 दिन बाद शरीर में शल्यांश की कमी के कारण भार कुछ घटता है, जो 3 दिन बाद पुनः बढ़ता है तथा लगभग 10वें दिन पुनः जन्म के समय का भार प्राप्त कर लेता है। इसके बाद 5 महीने तक औसतन प्रतिदिन 20 ग्राम तदुपरांत छठे मास में वर्ष पर्यंत 15 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से भार में वृद्धि होती है। इस तरह 5 महीने बाद लगभग 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में जन्म भार के 3 गुना वृद्धि, लगभग 9 से 10 किलोग्राम भार हो जाता है। द्वितीय वर्ष में वृद्धि लगभग 2.5 किलोग्राम, 3 से 5 वर्ष की उम्र में 2 किलोग्राम प्रति वर्ष वृद्धि होती है। ठीक है। लड़कों में 6 से 12 वर्ष तक, लड़कियों में 10 से 10 वर्ष तक की उम्र तक लगभग 3 किलोग्राम की प्रति वर्ष की वृद्धि होती है। भार को मापने के लिए नवजात शिशु के लिए टेबल वेइंग मशीन, जिससे 10 किलोग्राम के शिशु का वजन किया जाता है, तथा हैंगिंग मशीन, साल्टर माप तथा सीलिंग मैट माप का प्रयोग किया जाता है। बड़े शिशुओं तथा वयस्कों के लिए वेइंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। भार की इकाई पौंड होती है तथा 1 किलोग्राम में 2.2 पौंड के बराबर होता है। ये ध्यान रखिए, 1 किलोग्राम में 2.2। भार के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जन्म के समय 7 से 7.5 पौंड, 3 से 12 माह तक 11 पौंड, 1 से 6 वर्ष तक 5 उम्र वर्ष में, और 6 से 12 वर्ष तक 7 गुना में उम्र वर्ष में 5 पौंड है। ये पौंड का क्या होता है नहीं कि 1 किलोग्राम में 2.5 पौंड होता है, ये याद रखना। 2.25 पौंड, 2.2। ये चित्र दिए हुए हैं साल्टर माप का, सीलिंग मेड माप का। भाई कैसे मापते हैं, ये हॉस्टल में मिलते हैं लगभग। ये तालिका दी हुई है, इसमें जन्म के समय कितना होना चाहिए। ठीक है। जन्म के समय 50 से 51 सेंटीमीटर है, चौथा महीने में 60 सेंटीमीटर है। हाँ, ऊंचाई या ऊंचाई और भार ये बराबर चल रही है। लास्ट में 17 से 18 वर्ष की उम्र में 161.5 163.5 सेंटीमीटर ऊंचाई और 45 किलो वजन होना चाहिए, लगभग 45.7, हाँ 47.4 किलोग्राम, 17 और 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है। अब ये एक और पढ़ देते हैं थोड़ा सा। ये शारीरिक तापक्रम के बारे में है। शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे ऊष्मा उत्पत्ति कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार की क्रिया करने से इनका क्षय होता है, इसे ऊष्मा क्षय कहते हैं। ऊष्मा उत्पत्ति व ऊष्मा क्षय के अंतर को शारीरिक तापक्रम कहते हैं। मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। एक ग्लैंड होती है अपना, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, मस्तिष्क के अंदर होती है। ये उत्पत्ति व क्षय से ही तापक्रम का शरीर में संतुलन बना रहता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के चयापचय के कारण ऊष्मा एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। यथा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। व्यायाम करते समय शरीर में इकट्ठी हुई ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होती है तथा साथ में ऊष्मा की भी उत्पत्ति होती है। जितनी अधिक मात्रा में व्यायाम किया जाता है, उतनी ही अधिक मात्रा में शरीर में रक्त परिभ्रमण बढ़कर मनुष्य को गर्मी का अनुभव होता है? जब शरीर का तापक्रम बढ़ा हुआ रहता है तब गर्म रक्त हाइपोथैलेमस में से होकर बहता है। हाइपोथैलेमस रक्त में होने वाले ऊष्मीय परिवर्तनों के प्रति अति संवेदनशील रहता है। त्वचा में संवेग उत्पन्न होता है, जिससे उसमें स्थिति वाहिकाओं में विस्फोरण होता है। इस कारण त्वचा में अधिक रक्त प्रवाहित होता है, जिससे वाष्पीकरण आदि माध्यमों से शरीर से ऊष्मा का क्षय हो जाता है।
तापक्रम मापने की विधि क्या है? तापक्रम को मापने वाला यंत्र क्लिनिकल तापमापी कहते हैं, टेम्परेचर, जिस पर सेंटीग्रेड व फारेनहाइट के पैमाने पर होते हैं। ये कांच का बना हुआ होता है उपकरण है, जिसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं। घुंडी का बल्ब, ये अलग अलग आकार की गोल रचना है जिसमें पारा भरा रहता है। मुख में प्रयोग करने वाले थर्मामीटर का बल्ब लंबा व पतला तथा मला से थर्मामीटर का बल्ब छोटा मोटा व रंगीन होता है। पारे के समीप जितनी अधिक त्वचा की सतह होती है उतनी ही तेजी से पारा गर्म होता है, जिससे ताप का माप शीघ्रता से होता है। तापमान यंत्र में पारे का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। पारा एक द्रव्य धातु है जो आसानी से इधर उधर चला जाता है। पारा एक चमकदार धातु है जिसके कारण तापमान का अंकन आसानी पूर्वक किया जा सकता है। यह अत्यंत संवेदनशील धातु है जो तापमान में होने वाली क्षणिक परिवर्तन को भी प्रकट कर देता है। पारा एक ऐसी चीज है कि शीत ठंडा और गर्म है वो बहुत जल्दी मतलब कैच करता है। इसका प्रसरण एक समान होता है जिससे देखने में त्रुटि होने की संभावना नहीं होती। यह सरलता से देखा जा सकता है। बल्ब के ऊपर एक संकीर्ण भाग होता है जो ठंडा होने पर पारे को वापस उसमें उतर जाने की रोकता है। स्तंभ या स्टैम्प, यह एक लंबी रचना होती है जिसकी सतह वक्रीय होती है जिससे तापमान के अंक को आसानी पूर्वक पढ़ा जा सकता है। इसका पृष्ठभाग चपटा होता है जिस पर एक तेज भार होता है जिससे इसे पकड़ने में आसानी होती है तथा असावधानी के कारण फिसलकर गिरने का टूटने का भय नहीं रहता। स्तंभ पर एक रेखांकित पैमाना होता है जो तापमान के अंश को प्रदर्शित करता है, जिसका निम्न बिंदु 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उच्चतम बिंदु है 43.3 सेंटीग्रेड और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लंबी लाइनें अंश या डिग्री को तथा छोटी लाइनें डिग्री के 10वें भाग को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक छोटी लाइन 2/10 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 1/10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है। थर्मामीटर का कांच का उपकरण होता है, अतः उसका प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिसके लिए परिचारक को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। थर्मामीटर को हमेशा स्तंभ के ऊपर हिस्से पर पकड़ना चाहिए, कभी भी बल्ब पर नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं तो परिचारक की अंगुली का तापमान भी उस पर अंकित हो जाता है। ये जैसे मान लो वो थर्मामीटर होता है ना, आप पीछे से पकड़ना चाहिए उसको, आगे के में नहीं पकड़ना चाहिए। स्तंभ के ऊपर थर्मामीटर को पकड़कर जल्दी जल्दी सावधानी पूर्वक झटक कर पारे को स्तंभ को बल्ब में लाना चाहिए। थर्मामीटर को झटकने के पूर्व अपनी समीप के वस्तुओं तथा कुर्सी मेज आदि की दूर हटा देना चाहिए जिससे वह उससे टकरा कर टूट न जाए। कभी भी थर्मामीटर को गर्म जल से साफ नहीं करना चाहिए। उष्णता के कारण पारा अपनी सीमा से अधिक फैल सकता है जिसके कारण उसे टूटने का अधिक भय रहता है। कभी भी थर्मामीटर को जीवाणु नाशक घोल में रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। जल से उसे अच्छी तरह धोकर सुखाकर केस पात्र में रख देना चाहिए। सावधानी रखनी चाहिए बल्ब के नीचे रुई आदि की चिकनी सतह हो। बालक अचेतन मंद बुद्धि वाले रोगियों में थर्मामीटर का प्रयोग मुख द्वारा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बालक हो, अचेतन हो, मंद बुद्धि तो मुख द्वारा नहीं करना चाहिए। मुख में प्रयोग करने से रोगी द्वारा दांत से दबाने पर उसे टुकड़े होने का भय रहता है जिससे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। थर्मामीटर के प्रयोग करने के पूर्व व पश्चात परिचारक को अपने हाथों को विसंक्रमित द्रव्यों से साबुन पानी आदि से धो देना चाहिए। तापक्रम के मुख्यतः सेल्सियस, सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट दो पैमानों में माल पाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका सूत्र निम्न प्रकार है। ये सूत्र दिया हुआ है इसका। सेंटीग्रेड है फ़ारेनहाइट 32,
गुणा में 5 बटे में 9, ये सेंटीग्रेड आ जाता है इसमें। और सेंटीग्रेड सेल्सियस में फारेनहाइट, यदि किसी रोगी का तापमान 104 फारेनहाइट है तो यह निम्नलिखित सेंटीग्रेड में होगा। कैसे? ये नीचे सूत्र दिया हुआ है इसका कि फारेनहाइट 32 गुणा में 5/9, 104 32 5/9 360/9, 40 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी रोगी का तापक्रम 37 डिग्री हो तो फारेनहाइट में यह कैसे होगा, ये उसके हिसाब से दिया गया है। फारेनहाइट 32 5/9, फारेनहाइट 32 5 गुणा 5 37 9/5 प्लस 32, ये फार्मूला दिया हुआ है इसका है। हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखना। है, हाँ पूछ सकते हो। ये 66.6 प्लस 32 98.6 फारेनहाइट होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, 98.6 फारेनहाइट। हाँ, तापक्रम मापन में शरीर का स्थान, ये अपना आगे पढ़ देंगे फिर, ठीक है, वो कर पढ़ देंगे।